हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अचीवर्स एकेडमी में। हम लोग आज आपसे भारतीय संविधान की जो फंडामेंटल राइट का टॉपिक चल रहा था उसी में आगे चर्चा करेंगे। तो हम आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो हमारा जो पिछली क्लासों में जो हमने स्टडी किया था वो आर्टिकल 18 तक हो गया। आर्टिकल 18 में हमने देखा कि उपाधियों के अंत करने की बात की जाती है। इसी तरीके से आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 क्या कहता है भारतीय संविधान का देखेंगे। पहले मूल संविधान में अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी। मूल संविधान में 19 के अंतर्गत सात स्वतंत्रताएं थी। लेकिन वर्तमान समय में 6 स्वतंत्रताएं हैं। ये 6 स्वतंत्रताओं की बातचीत हम करेंगे कि किस तरीके से आर्टिकल 19 क्या कहता है और इनके डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। तो आर्टिकल 19 कहता क्या है? आर्टिकल 19 कहता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं इसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत हमारा आर्टिकल 19 क्लॉज ए सब क्लॉज ए कहने का प्रयास करता है। क्या कहता है इसके बारे में देखते हैं। पहले स्वतंत्रताओं की चर्चा करेंगे, किस प्रकार की स्वतंत्रताओं हमारे आर्टिकल 19 ने प्रदान की है भारतीय नागरिकों, हम लोगों को, व्यक्तियों को। तो आर्टिकल 19 क्लॉज अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए किस चीज की बात करता है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके साथ साथ देखेंगे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी किस चीज की बात करता है? यह बात करता है शांतिपूर्ण और शस्त्र रहित, शांतिपूर्ण और शस्त्र रहित, यानी कि बिना शस्त्र के, शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता। इसी के साथ देखेंगे आर्टिकल जो 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी क्या कहने का प्रयास करता है? संगठन या संगम या फिर संघ बनाने की स्वतंत्रता, बनाने की स्वतंत्रता। इसी के साथ हम देखेंगे जो हमारा आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी क्या बात करता है? आवागमन की स्वतंत्रता। भारत देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। आवागमन की स्वतंत्रता की बात करता है। इसके साथ साथ हम देखेंगे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जो ई है वो निवास करने, भारत के अंदर कहीं भी निवास करने, बस जाने, कहीं भी बस जाने का मतलब रहने, बस जाने की स्वतंत्रता। इसके साथ साथ देखेंगे हमारा जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जो एफ है वो संपत्ति का अधिकार था। ये
था संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया। वर्तमान समय में ये एग्जिस्टेंस में नहीं है, ये हट गया है। देखेंगे तो इसी की आगे हम देखेंगे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जो जी है वो कोई पेशा या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, कोई पेशा या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। ये हमारे जो भारतीय संविधान ने हमारे आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो मूल अधिकार हमको प्रदान किए हैं वो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण और शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता, कि कोई भी व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता करने की स्वतंत्रता होगी। विचार और अभिव्यक्ति इस पर भी युक्ति निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। संगठन और संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, मतलब कोई संगठन बनाया जा सकता है व्यक्तियों, भारतीय नागरिकों के समूह के द्वारा, कुछ व्यक्तियों के द्वारा एक समूह बनाकर किया जा सकता है। भारतीय व्यक्ति भारत देश के अंदर कहीं भी आने और जाने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसमें भी कुछ जो निर्बंधताएं हैं या युक्ति प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसी के साथ देखेंगे भारत देश के अंदर कहीं भी निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता प्राप्त है भारतीय नागरिकों को। संपत्ति का अधिकार हमारे मूल संविधान में था, लेकिन इसको निरसित कर दिया गया, वर्तमान समय में ये नहीं है। और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, कोई भी पेशा या व्यवसाय, मतलब कोई भी बिजनेस करने या ट्रेड करने का अधिकार। इसी को एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। हम देखते हैं आर्टिकल जो 19 क्लॉज 2 है वो क्या कहने, ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 था। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 ये कहने का प्रयास करता है कि विचार और अभिव्यक्ति पर सीमाएं आरोपित की जा सकती हैं। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीमाएं आरोपित की जा सकती हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 कहता है। ये सीमाएं कितनी होंगी इनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये सीमाएं 8 प्रकार की होंगी। देखते हैं कौन कौन सी सीमाएं आरोपित की जा सकती हैं भारतीय नागरिकों पर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर। तो यहाँ पर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर निर्बंधन, प्रतिबंध। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर जो प्रतिबंध है उस पर कौन कौन से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो इस पर 8 प्रकार के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आठ प्रकार के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। कौन कौन से 8 प्रकार के प्रतिबंध होंगे? भारत की एकता और अखंडता को लेकर, इसी तरीके से देखेंगे राज्यों की सुरक्षा से संबंधित, इसी तरीके से देखेंगे विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, संबंध को लेते हुए, इसी तरीके से देखेंगे लोक व्यवस्था, इसी के साथ शिष्टाचार, सदाचार यानी कि सदाचार, इसी तरीके से देखेंगे न्यायालय अवमानना, और इसी के साथ हम देखेंगे मानहानि या अपराध उद्दीपन, मानहानि, और 8वां जो है हमारा वो अपराध उद्दीपन। अब इसी को समझने का प्रयास करते हैं। जो हमारे प्रतिबंध लगाए गए हैं संविधान के द्वारा विचार और अभिव्यक्ति की, कोई भी व्यक्ति ऐसे विचार और अभिव्यक्ति नहीं करेगा। मतलब कोई भी व्यक्ति, सपोज करिए कि कोई व्यक्ति है ए,
ये पंजाब या कश्मीर में जो भी बातें होती हैं, पंजाब में पहले खालिस्तान की मांग को लेकर बात हो रही थी, खालिस्तान मतलब पृथक देश बनाने निर्माण को लेकर, और कश्मीर भी आज़ाद कश्मीर के नाम से अभी तक जो बातें हो रही थी। तो हम देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति को ये स्वतंत्रता नहीं होगी कि इसके आधार पर विचार और अभिव्यक्ति करे कि वो स्वतंत्र खालिस्तान देश या स्वतंत्र आज़ाद कश्मीर देश का निर्माण करे। तो ये प्रतिबंध जो है भारत की एकता और अखंडता के ऊपर था। हमारा पहला प्रतिबंध है राज्यों की सुरक्षा को लेकर। राज्यों की सुरक्षा का संबंध है कि कोई भी व्यक्ति ऐसी अभिव्यक्ति ना करे कि वहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर है, वहाँ का जो इथिकल या मोरल आइडेंटिटी है, जो सदाचार है और जो हमारी लोक व्यवस्था है, इसको बाधित यानी कि इसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो सके। इस तरीके से देखेंगे विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों पर। कहने का मतलब है सपोज करिए कि भारत में अमेरिका से के रिलेशन जो हैं वो सुदृढ़ करने हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर है, तो प्रयास किया जाएगा कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उनके खिलाफ कोई ऐसा प्रचार या ऐसा कोई वक्तव्य ना दे जिससे कि भारत और अमेरिका के संबंधों पर गिरावट देखी जा सके या संबंध खराब हो। मतलब विदेशी राज्यों के साथ जो मैत्रीपूर्ण संबंध होंगे उसको बरकरार रखने के लिए भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो है वो प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं। इसी तरीके से देखेंगे न्यायालय की अवमानना होने पर, यानी कि कोई भी व्यक्ति ऐसे अभिव्यक्ति नहीं करेगा जो न्यायालय की अवमानना से संबंधित है। मतलब किसी भी डिसीजन को लेकर कोई भी व्यक्ति भावुकता में कुछ ऐसी वक्तव्य पब्लिक डोमेन में नहीं रखेगा जिससे न्यायालय की अवमानना से संबंधित कोई प्रश्न उठता हो, और किसी भी व्यक्ति को अपमान करने का प्रयास नहीं करेगा। तो ये हम देखेंगे कि भारत में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत 8 प्रकार की जो है प्रतिबंध लगाए गए हैं। ये हमारे 8 प्रकार के प्रतिबंध थे। और अपराध उद्दीपन के संबंध में, अपराध उद्दीपन का मतलब है किसी व्यक्ति को कोई क्राइम करने के लिए उसको उत्तेजित नहीं किया जाएगा, कि किसी व्यक्ति को सपोज करिए चोरी करने के लिए या मर्डर करने के लिए उद्दीपन नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभिव्यक्ति और विचार में ये भी बातें आती हैं। तो हम देखते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 2 क्या कहता है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर 8 प्रकार के प्रतिबंध आरोपित किए जाएंगे। तो हमारा आर्टिकल 19 क्लॉज 2 था। हम देखेंगे आर्टिकल 19 क्लॉज 3 क्या कहने का प्रयास करता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 3 कहता है कि जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज बी में प्रावधान किए गए थे, मतलब शांतिपूर्ण और शस्त्र रहित सम्मेलन की जो बात की गई थी, शांतिपूर्ण और शस्त्र रहित सम्मेलन की बात जो की गई थी, उसके ऊपर जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जो बी था उसके ऊपर कुछ प्रतिबंध आरोपित करने का प्रयास करता है। कौन आरोपित करता है? आर्टिकल 19 क्लॉज 3। ये क्या कहता है हम देखेंगे। जो शांतिपूर्ण और शस्त्र रहित सम्मेलन है वो किया जाएगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस तरीके का सम्मेलन नहीं करेगा जहां पर भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता लोक व्यवस्था, ये बाधित हो। मतलब शांतिपूर्ण और शस्त्र रहित सम्मेलन किया जा सकता है, लेकिन उस सम्मेलन में भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता के खिलाफ या लोक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए
अगर कोई काम किए जाएंगे तो उसकी अनुमति नहीं होगी। तो हम देखेंगे आर्टिकल 19 क्लॉज 3 ये कहने का प्रयास करता है। इस तरीके से हम देखेंगे आर्टिकल 19 क्लॉज 4 क्या कहने का प्रयास करता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 4 कहता है जो संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रताएं भारतीय संविधान के मूल अधिकार में दी गई है आर्टिकल 19 के अंतर्गत, उसके आधार पर कुछ सीमाएं लगाई जाएंगी। किसके? संघ या संगम बनाने पर सीमाएं, संघ संगम बनाने पर सीमाएं। संघ या संगम बनाने पर सीमाएं कौन कौन सी सीमाएं होंगी? लोक प्रभुता को लेकर सीमा होगी, और इसके साथ साथ देखेंगे लोक व्यवस्था, और उसके साथ साथ देखेंगे सदाचार। अगर ये बाधित हो रहा होगा संगम बनाने से या संघ बनाने से, लोक प्रभुता, लोक व्यवस्था और सदाचार बाधित हो रहा होगा, तो उस संगम या संघ बनाने पर प्रतिबंध आरोपित किया जाएगा। आर्टिकल 19 क्लॉज 5 कहने का प्रयास करता है जो आवागमन की स्वतंत्रता को युक्त निर्बंध लगाने का प्रयास करता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 5 जो हमारे आर्टिकल 19 में जो फंडामेंटल राइट दिया गया है, आवागमन की स्वतंत्रता भारत के देश के अंतर्गत कहीं भी हो सकती है, तो उस पर किस प्रकार से प्रतिबंध लगेगा। तो आर्टिकल 19 क्लॉज जो 5 है वो कहता है कि जो आवागमन की स्वतंत्रता है पर प्रतिबंध, आवागमन की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। कौन कौन से क्षेत्र होंगे जहां पर व्यक्ति के आवागमन की स्वतंत्रता को बाधित किया जाएगा? कोई भी अनुसूचित क्षेत्र, एसटी का क्षेत्र जहां पर, और कोई भी सार्वजनिक हित में, अब देखेंगे शेड्यूल्ड ट्राइब से संबंधित कोई ऐसा क्षेत्र जहां राष्ट्रपति ने अधिघोषणा जारी की हो या वहां के राज्यपाल ने अधिघोषणा जारी की हो कि ये जो कोई एक क्षेत्र जहां पर ये समुदाय निवास करता है वो अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया गया हो, तो वहां पर भारत के जो नागरिक हैं वहां पर आवागमन की स्वतंत्रता नहीं होगी। यह सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर किसी क्षेत्र विशेष में जाने से रोका जा सकता है। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 5 ये कहता है। तो हमने आर्टिकल 19 से संबंधित कुछ प्रावधानों को पढ़ने का प्रयास किया और उसकी जो कहीं कहीं पर जो युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं भारतीय संविधान के द्वारा उसको भी पढ़ने का प्रयास किया। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो केस होते हैं उनको भी कुछ समझने का प्रयास करते हैं। इसी के अंतर्गत हम देखेंगे कुछ केस होते हैं, जैसे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस 1985। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस 1985, ये यूनियन ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ जो डिसीजन था वो क्या था, इसके बारे में देखने का प्रयास करेंगे। जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसको फंडामेंटल राइट घोषित करने का प्रयास किया गया। प्रेस की स्वतंत्रता को मूल अधिकार घोषित करने का प्रावधान किया गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह डिसीजन सुनाया गया। इसके बाद कुछ और केस होते हैं, जैसे हम देखेंगे जो निजता का अधिकार है। एक केस है पुट्टास्वामी वर्सेस बनाम भारत संघ केस। पुट्टास्वामी वर्सेस भारत संघ केस में क्या कहा गया, जो राइट टू प्राइवेसी है, निजता का अधिकार है,
ये हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 के अंतर्गत। इसी तरीके से एक कुछ और केस है, शक्ति वाहिनी केस। ये 2018 का है। इसमें हम देखेंगे कि जीवन साथी चुनने का अधिकार। ये कुछ वर्डिक्ट थे सुप्रीम कोर्ट ने के, जिन्होंने जो हमारी स्वतंत्रता है उसको, फंडामेंटल राइट की जो स्वतंत्रता है उसको, हमारी फंडामेंटल राइट की जो आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो स्वतंत्रताएं दी गई थी उसको कुछ बढ़ाने का प्रयास किया है। इसमें क्या क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता हमने देखा, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस। फिर हमने बात की राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, आर्टिकल 19 के अंतर्गत मूल अधिकार है। उसी के साथ साथ देखा जीवन साथी जो चुनने का अधिकार है वो भी शक्ति वाहिनी केस में हमारा मूल अधिकार है आर्टिकल 19 के अंतर्गत। ये इंपॉर्टेंट केस है। ये जीवन साथी चुनने का अधिकार परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि जीवन साथी चुनने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो हम कहेंगे आर्टिकल 19 के अंतर्गत। ये सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन में आया, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में आया। इसी तरीके से हम देखेंगे एक केस है, लेटेस्ट केस की बात करेंगे, ज़्यादा केसों पर नहीं जाएंगे। एक केस है नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ। नवतेज सिंह जौहर नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ। ये 2018 में केस था। ये केस कुछ पहले भी चला, हम इसकी डिटेल में बता देते हैं। ये जो केस था ये समलैंगिकता से संबंधित मुद्दे पर था। हम देखेंगे समलैंगिकता से संबंधित जो ये मुद्दा था, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस भारत संघ, इस पर जो केस हुआ सबसे पहले वो नाज फाउंडेशन का केस आता है 2009 में। नाज फाउंडेशन ने केस किया। नाज फाउंडेशन ने 2009 में केस किया और इसका जो डिसीजन था, ये दिल्ली हाई कोर्ट में केस चलता है। दिल्ली हाई कोर्ट का जो डिसीजन था, इसने कहा कि जो आर्टिकल 377 है उसका, आईपीसी की जो धारा 377 है, आर्टिकल 377 जो है उसके अंतर्गत वो हिस्सा बैन करने का प्रयास किया जो समलैंगिकता से संबंधित था। मतलब कि जो समलैंगिकता से संबंधित मुद्दा था, पूरा आर्टिकल बैन नहीं होता है, पूरा आर्टिकल निश्चित नहीं किया जा सकता, नहीं किया गया। केवल आर्टिकल का वह हिस्सा जो समलैंगिकता को अपराध घोषित करता था उसको एक प्रकार से बैन करने का प्रयास किया गया। लेकिन ये केस पहुंच जाता है आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में सुरेश कौशल साहब केस कर दिए। सुरेश कौशल साहब केस 2013 में केस कर दिए। इन्होंने कहा, जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन को एक प्रकार से इनवैलिड घोषित कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। मतलब 377 का पूरा हिस्सा फिर से बहाल कर दिया। लेकिन फिर नवतेज सिंह जौहर जो केस होता है वर्सेस भारत संघ 2018 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ही जो नाज फाउंडेशन का जो डिसीजन था, आर्टिकल 377 का वह हिस्सा जो समलैंगिकता को बैन करता था, समलैंगिकता को अपराध घोषित करता था, उसको बैन कर दिया गया, यानी कि निरसित कर दिया गया। तो ये एक हिस्ट्री थी नवतेज सिंह से, ये समलैंगिकता से संबंधित। या हम आर्टिकल 377 आईपीसी की जो धारा है उसको
समझने का प्रयास करते हैं कहती क्या है। अब आईपीसी के जो धारा है वो कहती है कोई पुरुष हो, यानी कि किसी पुरुष, किसी स्त्री, जीव जंतु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध, प्रकृति की व्यवस्था ये डिफाइन करने का प्रयास किया, प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध स्वेच्छापूर्वक संभोग करेगा, सेक्सुअल रिलेशंस अगर बनाएगा तो उसे आजीवन कारावास या उसे एक अवधि के लिए कारावास जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब अगर कोई प्रकृति की व्यवस्था के खिलाफ सेक्सुअल रिलेशन बनाता है, और प्रकृति की व्यवस्था क्या थी ये हम देखेंगे, आईपीसी जो है वो 1860 में विकसित हुई थी। तो उस समय का जो भारतीय समाज था वो कैसा रहा होगा। भारतीय समाज एकदम परंपरागत और महिला को घर के अंदर रखने के लिए पर्दा प्रथा जैसी व्यवस्था, बाल विवाह, बहु विवाह जैसी समाज में जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रचलित थी उस समय। तो उस समय का जो नियम था ये कहता था कोई भी किसी पुरुष, किसी स्त्री या किसी भी जीव जंतु के साथ अगर प्रकृति की व्यवस्था के खिलाफ रिलेशन बनाता है तो उसे कितनी कठोर सजा का प्रावधान, 10 वर्ष या आजीवन कारावास का सजा का प्रावधान करता था। तो इस हिस्से को वर्तमान में जब साइंटिस्टों ने सिद्ध कर दिया, कुछ हार्मोन्स के कारण व्यक्तियों में विकार नहीं कहेंगे, ये शब्द गलत होगा, हार्मोनल एक्टिविटी के कारण कुछ व्यक्तियों में जो उनकी डिजायर है वो चेंज हो सकती है। तो यहाँ पर जो मुद्दा था वो समलैंगिकता से संबंधित था। वर्तमान समय में ये अपराध नहीं है। कोई भी व्यक्ति, अब यहाँ पर जो आईपीसी की धारा 377 थी उसको, इस हिस्से को रद्द कर दिया गया। तो हम देखते हैं इसी के बाद जैसे देखेंगे जीवन का अधिकार जो है उसमें मरने का अधिकार क्या शामिल है, इसके बारे में देखेंगे। जीवन का अधिकार और मरने का अधिकार से संबंधित हम यहाँ कुछ बात कर लेते हैं। एक केस होता है रतिनाम बनाम भारत संघ केस, 1994 में केस आता है। इसमें जो जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल था, मतलब फंडामेंटल राइट घोषित था। मरना जो है वो एक मूल अधिकार था। तो इसके तहत आईपीसी की जो धारा 309 थी उसको शून्य घोषित कर दिया गया। इसी के बाद कुछ और केस होते हैं। कुछ केसों में देखेंगे ज्ञान कौर वर्सेस भारत संघ केस 1996 में। ये फुल बेंच का केस था, मतलब मैक्सिमम न्यायाधीश इस पर विचार करने के लिए बैठे। इसमें कहा गया कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। मतलब क्या है, जो आर्टिकल 309 था वो आईपीसी की जो धारा 309 थी उसको पुनः बहाल करने का प्रयास किया गया। किस में किया गया? ज्ञान कौर वर्सेस भारत संघ केस में। यूनियन ऑफ इंडिया केस में ज्ञान कौर वर्सेस भारत संघ केस 1996 में ये कहा गया कि जीवन के अधिकार में राइट टू लाइफ में राइट टू डाई नहीं है। राइट टू लाइफ में राइट टू डाई नहीं है, मरने का अधिकार शामिल नहीं है। तो आईपीसी की जो धारा थी 309 उसको पुनः बहाल कर दिया गया। तो यहाँ पर बहाल किया गया, लेकिन फिर यहीं से कुछ निकल के आता है दया मृत्यु से संबंधित। तो मित्रों, आज के लेक्चर में हमने आर्टिकल 19 और उस पर जो प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया है सरकार के द्वारा, या किस तरीके से युक्ति निर्बंधन आरोपित किए जाते हैं संविधान के द्वारा, उसको पढ़ने का प्रयास किया हमने। कुछ इसके बारे में डिटेल में जानकारी, और कुछ केस जैसे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में हमने देखा फंडामेंटल राइट घोषित किया गया जो प्रेस की स्वतंत्रता है। उसी के साथ हमने देखा कुछ और केस जैसे राइट टू प्राइवेसी
भी फंडामेंटल राइट है। उसी के तहत जीवन साथी चुनने का अधिकार भी फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 के अंतर्गत घोषित किया गया। तो हम इसके आगे कुछ नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। जय हिंद दोस्तों। लेकिन अगर ये चैनल खत्म मतलब कि टॉपिक वीडियो समाप्त करने से पहले हम चाहेंगे कि अगर आप लोगों को हमारे टॉपिक्स पसंद आ रहे हों और इसको कृपया फैलाने का प्रयास करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।